हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आज की अपनी संविधान की क्लास में। और आज की क्लास में अपन उच्चतम न्यायालय या न्यायपालिका या सुप्रीम कोर्ट पढ़ेंगे। चलो तो क्लास शुरू करें। अपन ने पहली क्लास में, इंट्रोडक्शन की क्लास में, एक सरकार या एक देश, एक सरकार के और तीन पार्ट पढ़े थे। तीन पार्ट कौन कौन से? पहला तो पढ़ा था अपन ने विधायिका। विधायिका। दूसरा पढ़ा था अपन ने कार्यपालिका। कार्यपालिका पालिका। और तीसरा पढ़ा था न्यायपालिका। न्यायपालिका। क्लियर? एक मोंटेस्क्यू नाम का थिंकर हुआ, उसने क्या कहा कि अगर कोई भी देश में अगर बढ़िया शासन व्यवस्था चलानी है तो उसमें ये तीनों अलग अलग होने चाहिए। न्यायपालिका अलग, विधायिका अलग, कार्यपालिका अलग। क्लियर? अपन अपने भारत देश की बात करते हैं, ये तीनों अमेरिका में अलग हैं। किस देश में अलग है? अमेरिका में तीनों अलग है। लेकिन अपन अपने देश भारत की बात करते हैं तो ये है विधायिका। क्या है? ये है विधायिका। क्लियर? और इसके अंदर क्या है? कार्यपालिका। क्या है? कार्यपालिका। कार्यपालिका। और ये क्या होगी? विधायिका। विधायिका। और मोंटेस्क्यू ने क्या कहा था कि ये तीनों अलग अलग होने चाहिए। तो भारत में तो स्पष्ट शक्ति पृथक्करण नहीं है। यानी कि आप मोटा मोटी इतना समझना कि जहां पर अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था हो वहां पर तो शक्ति पृथक्करण होगा, जैसे अमेरिका। और जहां पर संसदीय जो शासन व्यवस्था है वो होगी तो वहां पर क्या होगा? स्पष्ट शक्ति पृथक्करण नहीं होगा। अब ये दोनों जो विधायिका है, कार्यपालिका, ये दोनों तो मिक्स है। लेकिन अपने भारत में न्यायपालिका 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 स्वतंत्र है। यानी कि न्यायपालिका का इन दोनों से कोई संबंध नहीं है, ऐसे मान सकते हो। क्लियर? न्यायपालिका स्वतंत्र है। और ये न्यायपालिका कहां से ली गई है? न्यायपालिका अमेरिका से। कहां से? अमेरिका से। न्यायपालिका के क्या काम है? न्यायपालिका काम है न्याय करना। क्या काम है? न्याय करना। न्याय करना। और कहां से ली गई है? अमेरिका से ली गई है। क्लियर? उसके अलावा संविधान में जिक्र देख ले न्यायपालिका का, तो भाग 5 में जो संघ सरकार दी गई है, संघ सरकार, इसके अंदर इसका जिक्र है। क्लियर? अनुच्छेद की बात कर ले तो अनुच्छेद 124 से और 147 तक न्यायपालिका का जिक्र है। क्लियर? कहां से ली गई है न्यायपालिका? तो आप सिंपल सा कह दोगी कि न्यायपालिका तो अपने अमेरिका से ली गई है। और न्यायपालिका एकल न्यायपालिका है। किस प्रकार की न्यायपालिका है? एकल। न्यायपालिका अपने किस प्रकार की है? एकल। 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 क्लियर? एकल सर समझे नहीं? जैसे कि ऐसे मानो कि केंद्र में अलग सरकार है, केंद्र में अलग सरकार है, यानी केंद्र में कार्यपालिका अलग होगी, कार्यपालिका अलग हो गई, और विधायिका अलग हो गई। यानी कि आप समझ सकते हो, केंद्र में लोकसभा हो गई, उसके अलावा राज्यसभा हो गई, उसके अलावा जैसे प्रधानमंत्री हो गए, उसके अलावा राष्ट्रपति हो गए। ये तो हो गई केंद्र में। क्लियर? अब बात करें राज्य की। क्या बात करें? राज्य की। अब बात करें राज्य की। राज्य तो राज्य में भी राज्य में भी कार्यपालिका व विधायिका अलग अलग होगी। कैसे अलग अलग होगी? कि जैसे विधानसभा या फिर विधान परिषद, मुख्यमंत्री, उसके अलावा राज्यपाल।
ये सारे किसका हिस्सा होंगे? ये सारे कार्यपालिका और विधायिका के। क्लियर? किसका हिस्सा होंगे? कार्यपालिका और विधायिका के। तो अब आप देखो कि केंद्र में भी अलग है कार्यपालिका, राज्य में भी अलग है। क्लियर? केंद्र में भी विधायिका अलग है और राज्य में भी विधायिका अलग है। तो अपने देश भारत में क्या है कि कार्यपालिका दोहरी है। दोहरी यानी कि दो है। केंद्र में अलग और राज्य में अलग। उसके अलावा विधायिका भी डबल है, दोहरी है। विधायिका भी दोहरी है, केंद्र में अलग और राज्य में अलग। क्लियर? अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट जो आप अपन आज पढ़ रहे हैं, न्यायपालिका। न्यायपालिका। तो न्यायपालिका अपने देश में एकल ही है। एकल कैसे है? जैसे कि ये हो गया सबसे ऊपर, ऐसे नहीं हाँ ऐसे। सबसे ऊपर क्या हो गया? सुप्रीम कोर्ट या उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय कह दो, सुप्रीम कोर्ट कह दो, या फिर सर्वोच्च न्यायालय कह दो, एक ही बात है। क्लियर? सुप्रीम कोर्ट के नीचे आएगा हाई कोर्ट। क्लियर? हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट केंद्र में काम करेगा और सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? विभिन्न राज्यों में, विभिन्न केंद्र शासित प्रदेशों में अपनी ब्रांच खोल देगा, जिसे अपन हाई कोर्ट के नाम से जानेंगे। क्लियर? उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट एक ही बात है, या अपन कह सकते हैं अपनी न्यायपालिका अलग अलग जिलों में भी अलग अलग कोर्ट खोल देंगे। उन्हें क्या कहेंगे? लोअर कोर्ट। तो अपने देश में न्यायपालिका सिंगल ही है। न्यायपालिका क्या है? एकल ही है। सबसे ऊपर कौन? सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट। उसके पार्ट क्या करेंगे अपन? हाई कोर्ट। और उसके नीचे लोअर कोर्ट या फिर अधीनस्थ न्यायालय वगैरह, जिला स्तर न्यायालय वगैरह वो होंगे। क्लियर? तो अपने देश में न्यायपालिका क्या है? सिंगल है। कार्यपालिका क्या है? दोहरी है। विधायिका क्या है? दोहरी है। क्लियर? तो ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। अगर क्वेश्चन आ जाए कि अपने भारत में न्यायपालिका किस प्रकृति की है, एकल है या दोहरी है, या फिर ए बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं, ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि अपने देश में या फिर भारत में न्यायपालिका भारत में न्यायपालिका है, पहला ऑप्शन हो 1 नंबर दोहरी। दूसरा ऑप्शन हो एकल। तीसरा ऑप्शन हो 1 व 2। चौथा ऑप्शन हो इनमें से कोई नहीं। तो आप इस स्थिति में क्या करो? बताओ भाई, आप इस स्थिति में क्या करो? तो आपको जरा सा भी नहीं सोचना है, 1 मिनट भी नहीं सोचना है। अगर जिस क्वेश्चन में ज्यादा सोचोगे तो उस क्वेश्चन में ज्यादा मार खाओगे। 1 सेकंड सोचे बिना ही आपको क्या कर देना है? एकल। सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे हाई कोर्ट, उसके नीचे लोअर कोर्ट, जैसे अधीनस्थ जिला न्यायालय, स्तर न्यायालय, ये न्यायालय क्या होंगे? लोअर कोर्ट में। क्लियर? इतना समझ में आ गया क्या? अगर आपके इतना समझ में आ गया तो आधा काम तो यही हो गया। न्यायपालिका क्या है? स्वतंत्र है। कहां से ली गई है? अमेरिका से ली गई है न्यायपालिका, क्योंकि अमेरिका में सिंगल न्यायपालिका है और अपने भारत में भी सिंगल न्यायपालिका है। अब जो न्यायालय है अपने जो कोर्ट वगैरह, इन न्यायालयों का क्या इतिहास रहा है? अंग्रेजों के टाइम पे भी न्यायपालिका या न्यायालय थे, इनका इतिहास क्या रहा है? तो सबसे पहले दोस्तों बात करें तो 1973 में, सॉरी 1773 में
रेगुलेटिंग एक्ट आया था। क्यों आया था? क्योंकि कंपनी में, ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसमें भ्रष्टाचार फैल गया और उनको नियमित करने के लिए आया था। इसके तहत कलकत्ता कलकत्ता शहर में और एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की। कब? 1774 में, 1774 में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की। क्लियर? इस सुप्रीम कोर्ट में एक न्यायाधीश प्लस 3 अन्य न्यायाधीश थे। क्लियर? चलो भी, पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? एक मुख्य न्यायाधीश थे। पहले मुख्य न्यायाधीश सर एलिजन, या एलिजा भी कुछ किताबों में एलिजन इम्पे, एलिजा, और अगर एलिजा या एलिजन आ जाए तो एक ही समझना है। क्लियर? उसके अलावा अपन सुप्रीम कोर्ट या फिर कोर्ट का अपन इतिहास देखें, न्यायालय का इतिहास देखें भारत में, तो उसके अलावा 1861 में भारत परिषद अधिनियम आया था। इसके तहत 3 हाई कोर्ट की स्थापना की गई। क्लियर? अंग्रेजों के 3 ठिकाने, मुख्य ठिकाने कौन कौन से थे? तो पहला तो था कलकत्ता में, दूसरा था मद्रास में, और तीसरा था मुंबई में। क्लियर? ऐसे मैप, माइंड मैप चलना चाहिए। पहला था कलकत्ता में, जो आज का कोलकाता है, दूसरा था मद्रास में, और तीसरा था बॉम्बे में। क्लियर? 1861 के भारत परिषद अधिनियम के तहत यहां पर तीनों में हाई कोर्ट की स्थापना की गई। किसकी स्थापना की गई? हाई कोर्ट की स्थापना की गई। क्लियर? अब ये किसके नीचे काम करते थे? जो सुप्रीम कोर्ट है वो सुप्रीम था या नहीं था, ये तो अलग डिबेट का विषय है, लेकिन मेन बात है ये सुप्रीम था नहीं। ये जो ब्रिटेन की न्यायपालिका है, जिसे प्रिवी काउंसलिंग कहते हैं, उसके नीचे काम किया करते थे। क्लियर? उसके अलावा एक 1935 का भारत शासन अधिनियम आया। भारत शासन अधिनियम आया। क्लियर? अधिनियम आया। इसके तहत संघीय न्यायालय की, या फिर अपन कह सकते हैं फेडरल कोर्ट की स्थापना की गई। संघीय न्यायालय की और भारत में स्थापना की गई। संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। इसमें एक तो मुख्य न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। क्लियर? एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। क्लियर? ये संघीय न्यायालय, ये सारा सिस्टम आगे जाके एक हो गया, और भारत में न्यायालय या फिर भारत के जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी स्थापना कब की गई? तो 28 जनवरी, इन सबको मिला के 28 जनवरी 1950 को भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। क्लियर? इसका इतिहास समझ में आ गया। यानी कि पहले तो 1773 में और रेगुलेटिंग एक्ट आया, उसके तहत जो कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट आया 1974 में, एलिजन इम्पे पहले उसके मुख्य न्यायाधीश थे। उसके बाद 1857 की क्रांति के जस्ट बाद 1861 में भारत परिषद अधिनियम आया। उसके तहत कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे में हाई कोर्ट की स्थापना की गई। उसके जस्ट बाद 1966 में इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना की गई। उसके बाद 1935 में भारत शासन अधिनियम आया, जिसके तहत संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। और ये सब आगे जाके मिलके और 28 जनवरी 1950 को एक हो गई, और ये सुप्रीम कोर्ट में ना। क्लियर? और इसके जो फर्स्ट मुख्य न्यायाधीश थे वो हीरालाल कानिया थे, न्यायमूर्ति हीरालाल कानिया। क्लियर? चलो भाई, अब अपन पढ़ेंगे आर्टिकल 124 से और 147 के मध्य। ये क्लास तो अगर 3-4 भी ले तो कम है, लेकिन मेरा ये मानना है आज एक ही क्लास में इसे कंप्लीट कर देते हैं। क्लास कितनी बड़ी होगी कितनी छोटी होगी वो नहीं सोचेंगे, एक ही क्लास में कंप्लीट कर देते हैं। अगर एक क्लास में आप पढ़ोगे, अगर तोड़ पढ़े तो अलग बात है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट मेरा ये मानना है कि एक ही क्लास में पढ़ लो और एक साथ ही नोट्स बना लो, ताकि मेमोरी भी आगे एक साथ रहेगी। क्लियर? चलो तो
सबसे पहले अब नोट्स बनाओ, नोट्स बनाओ भाई। हाँ, जो अपना सुप्रीम कोर्ट है वो भाग 5, उसके अलावा न्यायपालिका या सुप्रीम कोर्ट कह सकते हैं, न्यायपालिका है वो भाग 5 में है, अनुच्छेद 124 से 147 के मध्य। क्लियर। इसका इतिहास देख लेते हैं। इतिहास क्या, इतिहास सिंपल सा है। रेगुलेटिंग एक्ट 1973 में आया, इसके तहत, और 1974 में कोलकाता शहर में, या पुराना कलकत्ता या वर्तमान का कोलकाता शहर में, और सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। ये सुप्रीम कोर्ट ब्रिटेन की प्रिवी काउंसिलिंग का ही हिस्सा था। क्लियर। चलो भाई, इसके तहत सुप्रीम कोर्ट का गठन कर दिया गया कलकत्ता शहर में 1974 में। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। मुख्य न्यायाधीश सर एलिजन या एलिजा इम्पे। क्लियर। उसके अलावा भारत परिषद अधिनियम, ये भारत शासन लिख रखा है लेकिन भारत परिषद कर लेना, परिषद है, भारत परिषद अधिनियम 1961 में आया। इसके तहत इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1856 से 1862 था। ये इंडियन हाई कोर्ट एक्ट, या आप कह सकते हैं भारतीय हाई कोर्ट अधिनियम 1856 से 1856 से और 1862 के बीच, 1862 के बीच आया। क्लियर। ये आया हुआ क्वेश्चन है तो थोड़ा सा मार्क लगा लो। इसके तहत कलकत्ता, मुंबई और उसके अलावा मद्रास में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई, हाई कोर्ट की स्थापना की गई, हाई कोर्ट की स्थापना की गई। और एक याद रखना कि 1866 में इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना की गई। क्लियर। उसके बाद 1935 में आते हैं, 1935 का भारत शासन अधिनियम। फेडरल कोर्ट या संघीय न्यायालय कह सकते हैं, संघीय हिंदी में लिख लो ब्रैकेट में, संघीय न्यायालय या फेडरल कोर्ट की स्थापना की गई। कब? अक्टूबर 1937 में। इसके तहत एक मुख्य न्यायाधीश और 2 अन्य न्यायाधीश, एक मुख्य न्यायाधीश और 2 अन्य न्यायाधीश। प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो मॉरिस गवेयर इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। 3 तो थे ही, आगे जाके इसमें चौथा न्यायाधीश और ऐड हुआ। वो कौन था? तो वो एक भारतीय था। वो कौन था? तो वो एक भारतीय। फेडरल कोर्ट के चौथे न्यायाधीश वह उच्चतम न्यायालय के प्रथम, ये ध्यान रखना, उच्चतम जो इंडिया का न्यायालय है उसके प्रथम न्यायाधीश कौन थे? तो न्यायमूर्ति हरिलाल, या फिर कुछ किताबों में हीरालाल जे कानिया, या फिर हरिलाल या हीरालाल, एक ही बात है। जे कानिया क्या थे? जो भारत का सुप्रीम कोर्ट है उसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। इन्होंने जो अपने प्रथम राष्ट्रपति जी हैं राजेंद्र बाबू या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, उन्हें शपथ दिलवाई थे। ये इनकी पिक्चर है, ये फोटो देख लो। आजादी के बाद जो फेडरल कोर्ट था या जो प्रिवी काउंसिलिंग थी या जितने भी कोर्ट थे उन्हें एक मिला के और सुप्रीम कोर्ट में बदल दिया। क्लियर। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 28 जनवरी 1950। चलो भाई, ये क्या है? भारतीय में जो न्यायपालिका है वो क्या है? एकल है। कार्यपालिका और जो विधायिका है वो डबल है, दोहरी है, लेकिन न्यायपालिका वो क्या है? एकल, जिसका गठन अमेरिका की न्यायपालिका की तर्ज पे हुआ है। ये न्यायपालिका अमेरिका की तर्ज पे अपने भारत में गठित की गई है। चलो भाई, अब देखते हैं आर्टिकल 124। अगर वही बात है कि आपने अगर आर्टिकल इतना पढ़ लिया और आर्टिकल 124 पढ़ लिया, तो ऐसे मानो कि 100 में से और आप 70 क्वेश्चन करने के लायक हो गए, 70 क्वेश्चन करने के लायक हो गए। और 100 में 100 मेरिट नहीं जाती, कट ऑफ नहीं जाती, 100 में से ऐसे मानो 70 की जाती है, 60-70 जाती है। चलो भाई, इसमें क्या है? उच्चतम न्यायालय की स्थापना तथा गठन, स्थापना तथा गठन। एक बार फिर क्लियर कर दूं अगर किसी को कंफ्यूज हो रही है, तो उच्चतम न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय दोनों एक ही है। इसे इंग्लिश में सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। क्लियर। और जो उच्च न्यायालय है उसे क्या कहेंगे? हाई कोर्ट है। उच्च न्यायालय जैसे अपना जोधपुर का उच्च न्यायालय है, हाई कोर्ट है। जैसे चंडीगढ़ का उच्च न्यायालय है तो उसे क्या कहेंगे? हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय। क्लियर। जो अपने दिल्ली में है वो क्या है? सर्वोच्च न्यायालय, या फिर अपन कह सकते हैं उसे उच्चतम न्यायालय कह सकते हैं,
या फिर सुप्रीम कोर्ट कह सकते हैं। क्लियर, ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखना। आर्टिकल 124 स्थापना व गठन सिंपल सा है। भारत का एक उच्चतम न्यायालय, भारत में एक उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय कह सकते हैं, सर्वोच्च न्यायालय कह सकते हैं, या सुप्रीम कोर्ट कह सकते हैं। भारत में एक सुप्रीम कोर्ट होगा। क्लियर, उसके न्यायाधीश, तो शुरुआत में न्यायाधीशों की संख्या एक तो मुख्य न्यायाधीश प्लस में 7 अन्य न्यायाधीश थे। क्लियर, शुरुआत में उसमें न्यायाधीश कितने थे? तो शुरुआत में एक मुख्य न्यायाधीश व 7 अन्य न्यायाधीश थे। क्लियर, उसके अलावा 2019 में, और इनकी संख्या बढ़ा के धीरे धीरे बढ़ाई गई थी, एक साथ नहीं बढ़ाई गई थी, इनकी संख्या बढ़ा के, और जो वर्तमान में है एक प्लस, यानी कि एक मुख्य न्यायाधीश, एक प्लस है और 33 कर दी। एक मुख्य न्यायाधीश होगा और 33 अन्य न्यायाधीश होंगे। मुख्य न्यायाधीश जिसे सीजीआई भी कहते हैं, सीजीआई यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होगा उसे भारत का मुख्य न्यायाधीश कहेंगे। क्लियर, जो उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होगा उसे भारत का मुख्य न्यायाधीश कहेंगे, और जो हाई कोर्ट का होगा तो उसे राजस्थान का नहीं कहेंगे, उसे हाई कोर्ट या उच्च न्यायालय का ही क्या कहेंगे? मुख्य न्यायाधीश कहेंगे। क्लियर, चलो भाई, जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश है उनकी नियुक्ति कौन करेगा? तो उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय करेंगे, राष्ट्रपति महोदय करेंगे। लेकिन इसमें जो भारत का मुख्य न्यायाधीश है या फिर उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है, एक ही बात है, या फिर सीजीआई, एक ही बात है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भारत का मुख्य न्यायाधीश, उसके परामर्श से होगी, उसकी क्या परामर्श से होगी। लेकिन वही बात है, जो ऐसी चीज है उसमें तो कुछ ना कुछ तो सुधार होगा, कुछ ना कुछ तो कमी होगी। तो कमियों पे सवाल उठे कि परामर्श से होगा, लेकिन ये परामर्श बाध्यकारी होगा या बाध्यकारी नहीं होगा। तो इससे संबंधित 3 मामले हैं, 3 मामले हैं। एक तो 1982 का मामला, 1982 का, और एक है 1993, 1993, और एक है 1998, 1998। 3 मामले इसी संबंधित क्या है? 1983, सॉरी 1982 है, ये 83 नहीं है, 1982, 1993 और 1998 3 मामले हैं। 1982 में ये कहा गया कि जो राष्ट्रपति है उसे सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, या फिर सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सीजीआई, चलो भाई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जो परामर्श है, परामर्श मानना बाध्यकारी होगा। क्या होगा? बाध्यकारी होगा। 1982 में क्या कहा कि परामर्श होगा वो क्या होगा? बाध्यकारी होगा। क्लियर। उसके अलावा 1993 में क्या कहा? 1993 में ये कहा गया कि परामर्श कौन को देगा? एक तो मुख्य न्यायाधीश देगा उच्चतम न्यायालय का राष्ट्रपति को, और 2 अन्य न्यायाधीश देंगे, 2 अन्य न्यायाधीश देंगे परामर्श। क्लियर। उसके बाद 1998 में क्या कहा कि एक मुख्य न्यायाधीश हो गया और 4 अन्य न्यायाधीश हो गए, 4 अन्य न्यायाधीश हो गए। सर समझे नहीं कि शुरुआत में आर्टिकल 124 में क्या लिख रखा था? आर्टिकल 124 में सिंपल सी बात लिख रखी थी कि भारत में एक उच्च न्यायालय होगा, भारत में एक उच्च न्यायालय हो गया। हाँ सर समझ गए। वर्तमान में उसमें एक तो मुख्य न्यायाधीश था और 7 अन्य न्यायाधीश थे, लेकिन 2019 के बाद उसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश कर दिए। क्लियर। एक मुख्य न्यायाधीश व 33 अन्य न्यायाधीश कर दिए। समझ में आ गया? हाँ जी समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया। अब क्या होगा कि बात आई नियुक्ति की। बात क्या आई कि उच्चतम न्यायालय में और जो न्यायाधीश है उनकी जो नियुक्ति है वो कौन करेगा? तो नियुक्ति करेगा राष्ट्रपति। किसके माध्यम से? तो राष्ट्रपति करेगा। जो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है उसकी अनुशंसा से, उसकी परामर्श से
अब बात आई कि परामर्श, परामर्श क्या होगा, परामर्श मानना बाध्यकारी होगा या नहीं होगा। तो 1982 में एक मामला आया, तो उसमें कहा गया कि परामर्श मानना क्या होगा, बाध्यकारी होगा। किसको, राष्ट्रपति को परामर्श मानना। किसका, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है उनका। क्लियर, 1982 में यह बात कह दी। अब 1993 में फिर विवाद उठा, तो उसमें कहा कि एक तो मुख्य न्यायाधीश होगा परामर्श देने के लिए और 2 अन्य न्यायाधीश होंगे। किसको परामर्श देंगे, ये राष्ट्रपति को परामर्श देंगे। परामर्श मानना बाध्यकारी होगा। इस व्यवस्था को, जो न्यायाधीश चुनने की व्यवस्था, इस व्यवस्था को कोल्जियम पद्धति कहते हैं। ध्यान रखना, क्या कहते हैं इसे, कोल्जियम पद्धति कहते हैं। कोल्जियम शब्द कब आया पहली बार, तो 1998 में आया। यह प्रश्न आया हुआ है कि कोल्जियम शब्द है वो प्रथम बार कब आया, तो आप सिंपल सा कह दोगे 1998 में। लेकिन जो कोल्जियम प्रणाली है वो 1993 में आई, जो द्वितीय न्यायाधीश परामर्शवाद है उसमें आई। प्रणाली कब आई, तो प्रणाली पहले, ऐसे याद रख लेना, प्रणाली पहले। प्रणाली कब आई, तो पहले कब, 1993 में। 1998 में कोल्जियम शब्द आया। क्लियर, क्या है कोल्जियम, तो कोल्जियम एक व्यवस्था, एक पद्धति है जिससे न्यायाधीश चुनते हैं, जिससे क्या करते हैं, न्यायाधीश चुनते हैं। चलो भाई, 1982 का बाद लिखो। अब 1998 का बाद लिखा रहा हूं, बता रहा हूं पहले 1998 का अच्छी तरह नहीं बताएं। 1998 में क्या होगा कि 1+4 न्यायाधीश होंगे, और वो एक यानी कि मुख्य न्यायाधीश होगा और 4 अन्य न्यायाधीश होंगे। वो राष्ट्रपति को अगर सलाह देंगे, परामर्श देंगे, तो वो परामर्श मानना बाध्यकारी होगा। अब मान लो कि वो 500 के 500 एक तरफ होंगे, ये तो जरूरी नहीं है। अब मान लो कि उनमें 2 बंदे सहमत नहीं है परामर्श पे, किसी बंदे का नाम रिकमेंड किया उसके परामर्श पे 2 बंदे सहमत नहीं है। अगर 2 बंदे सहमत नहीं होंगे तो जो राष्ट्रपति है उसको जो परामर्श मानना बाध्यकारी था, अब वो बाध्यकारी नहीं रहेगा, अब वो बाध्यकारी नहीं रहेगा। चलो भाई, 1982 का पहला न्यायाधीशवाद देखते हैं। इसमें क्या है, इसे एक नाम से और जाने जाता है, SP गुप्ता बनाम भारत संघवाद के नाम से ये फेमस है। क्लियर, इसमें क्या है कि मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिया गया परामर्श राष्ट्रपति को मानना बाध्यकारी होगा। इतनी बात है, ये लाइन लिख लो, बाध्यकारी होगा। चलो भाई, दूसरा न्यायाधीशवाद, आर्टिकल 137 है, आर्टिकल 137 आगे पढ़ाऊंगा। इसमें क्या है कि जो न्यायाधीश है, या फिर अपन कह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि जो पीछे बात कही थी उस बात से मुकर सकता है, यानी कि अपने ही बात को और रिपीट कर सकता है या फिर बदल सकता है। अपनी बात को क्या कर सकता है, बदल सकता है। यानी कि खुद ने, या फिर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने, खुद ने, सुप्रीम कोर्ट ने क्या दे दिया, कोई स्टेटमेंट दे दिया, कोई बात कह दी, कोई ऐसे मान लो कि किसी, ऐसे मान लो सीधे सीधे मान लो ये बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने और किसी मामले में और मृत्युदंड सुना दिया। क्या कर दिया, मृत्युदंड सुना दिया। बाद में क्या हुआ, बाद में एक और मामला हुआ, उस मामले में आजीवन कारावास सुना दिया। तो पहले मामले में क्या, मृत्युदंड सुनाया था, लेकिन दूसरे मामले में सुप्रीम कोर्ट अपनी ही बात से मुकर गया और क्या कर दिया, आजीवन कारावास सुना दिया। ये बात से मुकरने का, जो सुप्रीम कोर्ट अपनी बात से मुकरता है, ये पावर संविधान में है। ये पावर आर्टिकल 137 और सुप्रीम कोर्ट को प्रदान करता है। तो ये थोड़ा सा चेते रखना। क्लियर, चलो भाई, 1993 में क्या कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट अपनी बात से मुकर गया आर्टिकल 137 के तहत। चलो भाई, बात से मुकर गए और अपने निर्णय को चेंज कर दिया। अब क्या कहा कि जो सर्वोच्च न्यायालय है या सुप्रीम कोर्ट है या फिर अपन कह सकते हैं उच्चतम न्यायालय है, उसके न्यायाधीश की नियुक्ति के समय एक तो भारत का क्या होगा, मुख्य न्यायाधीश, उसके अलावा उच्चतम न्यायालय की, सुप्रीम कोर्ट के और 2 वरिष्ठतम, यानी कि सीनियर में, यानी कि एक्सपीरियंस में मान लो या एज में, लगभग एक्सपीरियंस में ही होते हैं। एक्सपीरियंस में क्या हो, एक्सपीरियंस में सीनियर हो, वरिष्ठतम न्यायाधीश। एक तो मुख्य न्यायाधीश, उसके अलावा 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश
राष्ट्रपति को क्या देंगे, परामर्श देंगे, और वो परामर्श मानना राष्ट्रपति के लिए क्या होगा, बाध्यकारी होगा। क्लियर, सिंपल। लेकिन यहां से एक प्रक्रिया, एक प्रणाली का जन्म हुआ, न्यायाधीश को चुनने की प्रणाली। इसे क्या कहते हैं, कोलिजियम व्यवस्था, या कोलिजियम प्रणाली कहते हैं, कोलिजियम पद्धति कहते हैं, कोलिजियम व्यवस्था कहते हैं। क्लियर। कोलिजियम व्यवस्था ये मैंने फर्स्ट टाइम पढ़ी थी तब मेरे और ग्रेजुएशन यानी कि अपने सेकेंड ईयर के पेपर चल रहे थे, एग्जाम था पॉलिटी यानी कि अपने पॉलिटिकल साइंस पोलो साइंस का ही एग्जाम था। ये आ गया कोलिजियम वाला। आपको बताइए कि जो कॉलेज के एग्जाम होते हैं उनमें कितना पढ़ा जाता है, तो मैंने बिल्कुल ही नहीं पढ़ा। लेकिन हाँ, जो अपन कह सकते हैं संविधान था उसका ज्ञान था, थोड़ा बहुत ज्ञान था, शुरुआत में पढ़ने लगे थे। लेकिन मैंने क्या किया कि लेटेस्ट ही कोलिजियम व्यवस्था पढ़ी थी, अच्छी तरीके से कोलिजियम व्यवस्था पढ़ी थी, और कोलिजियम व्यवस्था पे अच्छा सा बड़ा सा क्वेश्चन आ गया, बड़ा सा क्वेश्चन आ गया। तो मैंने क्या किया, कितने नंबर का आया था, ये था बड़ा ही। मेरे ये कोलिजियम व्यवस्था अच्छी तरीके से पढ़ी हुई थी, और मैं लगा ऐसे मानो कि कम से कम 3 पेज 4 पेज इस अकेले कोलिजियम व्यवस्था भी पढ़ दिया अच्छे तरीके से। क्लियर। चलो भाई, ये तो हो गई फालतू की बात है। अब क्या है, जो यहां से क्या हुआ 1993 में कोलिजियम व्यवस्था पहली बार क्या आई, प्रकाश में आई, पहली बार देखने को मिली कोलिजियम प्रणाली। कोलिजियम व्यवस्था क्या होती है, सिंपल, न्यायाधीश को चुनने की प्रणाली। सिंपल याद रखना है, कोई माथाफोड़ी नहीं करनी है। न्यायाधीश को चुनने की प्रणाली क्या होती है, कोलिजियम व्यवस्था। भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम जो न्यायाधीश है उसको क्या किया जाता है, नियुक्त किया जाएगा। समझे नहीं। अब मान लो कि भारत का मुख्य न्यायाधीश है, भारत का मुख्य न्यायाधीश है, वो रिटायरमेंट होने वाला है या रिटायरमेंट हो गया, तो उसके स्थान पर जो सबसे वरिष्ठतम होगा, सबसे सीनियर न्यायाधीश होगा, उसे ही चुना जाएगा। जैसे कि अपन कहते हैं कि 33 कहाँ गया, हाँ, एक तो हो गया मुख्य न्यायाधीश और 33 हो गए अन्य न्यायाधीश। तो 33 में सबसे सीनियर है, जैसे ऐसे मान लो कि कोई रामलाल नाम का, रामलाल, न्यायमूर्ति रामलाल क्या है, सबसे सीनियर है। 2 नंबर पे कौन है, न्यायमूर्ति, न्यायमूर्ति, न्यायमूर्ति ऐसे मान लो कि न्यायमूर्ति अंजना, अंजना 2 नंबर पे क्या है, न्यायमूर्ति अंजना। 3 नंबर पे क्या है, न्यायमूर्ति, न्यायमूर्ति याकूब, याकूब, न्यायमूर्ति याकूब। तो आप भी बताओ कि सबसे पहले किसे चुनेंगे, तो सबसे पहले न्यायमूर्ति रामलाल को ही चुना जाएगा। क्लियर। यानी कि सुप्रीम कोर्ट का और मुख्य न्यायाधीश है, ऐसे मान लो कि उसका पद खाली हो या कुछ भी कंडीशन हो, उसकी जगह पे, या फिर ऐसे मानो कि 65 वर्ष पूरे हो गए हैं, उसने अपना कार्यकाल पूरा कर लिया है, तो उसकी जगह पे जो पहला सीनियर होगा, सबसे सीनियर होगा, उसे चुना जाएगा। चलो भाई, उसे चुना जाएगा। लेकिन वही बात है, जो रूल बनते हैं वो तोड़ने के लिए बनते हैं। ये तो थोड़ा बाद में बना था, लेकिन 1973 और 1978 ये 2 चीज याद रखनी है अपने को, ये 2 डेट याद रखनी है कि इन 2 डेटों में या इन 2 वर्षों में, और वरिष्ठतम को न चुन के, और एक में तो ऐसे मानो कि दूसरे को, एक में तीसरे को चुन लिया था। गवर्नमेंट थी उस टाइम 1973 1978। अगर आपको थोड़ा बहुत भी आपने अगर पीछे क्लासों में पढ़ा है, थोड़ा बहुत रिविजन किया, क्लासों को अच्छे से ध्यान से पढ़ा है, तो आपके क्लियर हो गया हो क्या कि 1973 1978 वही साल, 1973 में इंदिरा जी का, और 1978 में, 1978 यानी कि आप क्लियर कर दो 44वां संविधान संशोधन, तो उस टाइम मोरारजी देसाई की सरकार। 73 में किसकी सरकार थी, तो इंदिरा जी की, और 78 में, 78 से ऐसे याद रखो कि 44वां संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन में जो त्रुटियां थी उनको दूर करने के लिए ले आया गया। और 73 में आप ऐसे रख लेना कि 24 अप्रैल 1973 को केशवानंद भारती बाद आया था, तो उस टाइम इंदिरा जी की गवर्नमेंट थी। 1973 में क्या है कि तीसरे जो सीनियर थे, कुछ एक जगह ये 5वें सीनियर है, लेकिन अपने को याद रखना है कि तीसरे सीनियर थे ए एन रे, न्यायमूर्ति ए एन रे।
उनको मुख्य न्यायाधीश चुन लिया, वरिष्ठतम को नहीं चुना, क्योंकि जो प्रधानमंत्री मैडम जी थी, उनकी जो फर्स्ट सीनियर है, सेकंड सीनियर है, उनसे यही मानो कि उनसे अच्छी जस्ती नहीं थी, इसलिए। क्लियर। उसके अलावा 1978 में फर्स्ट को छोड़ के, सबसे सीनियर थे उसको छोड़ के, और सेकंड सीनियर मिर्जा अमीदुल्ला बेग को भारत का क्या चुन लिया, मुख्य न्यायाधीश चुन लिया, मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर लिया। इतना क्लियर याद रख लोगे। चलो भाई, अब कॉलेजियम व्यवस्था। कॉलेजियम व्यवस्था बिल्कुल ही सिंपल है, बिल्कुल जमा सिंपल। सिंपल कैसे है कि कॉलेजियम व्यवस्था यह है मुख्य न्यायाधीश, यह मुख्य न्यायाधीश को चुनने की प्रणाली है, मुख्य न्यायाधीश को चुनने की प्रणाली है। क्लियर। कॉलेजियम व्यवस्था क्या है, मुख्य न्यायाधीश को चुनने की प्रणाली। मुख्य न्यायाधीश कह सकते हो या न्यायाधीश को चुनने की प्रणाली है, न्यायाधीश भी कर सकते हो। ऐसे मानो कि जो न्यायाधीश है उनको चुनने की क्या है, ये प्रणाली है। इससे संबंधित वाद याद रखने हैं। कौन सा, 1982 का, 1982 का, 1993 का, 1998 का। पहली बार कॉलेजियम शब्द कब आया, तो 1998 में। पहली बार जो कॉलेजियम प्रणाली है वो प्रकाश में कब आई, तो 1993 में। कॉलेजियम व्यवस्था प्रथम बार 1993 में प्रकाश में आई, लेकिन कॉलेजियम शब्द 1998 में अस्तित्व में आया। क्लियर। चलो बे, अब बढ़ते हैं तीसरा न्यायाधीशवाद 1998। बिल्कुल सिंपल है वही। पहले में क्या किया था, सिंगल मुख्य न्यायाधीश होगा 82 में। 93 में उसे क्या कर दिया कि एक तो न्यायाधीश होगा मुख्य न्यायाधीश और 2 अन्य न्यायाधीश होंगे। 98 में इसे चेंज करके क्या कर दिया, 98 में इसे वो चेंज करके कर दिया कि एक तो न्यायाधीश होगा, एक मुख्य न्यायाधीश होगा और 4 अन्य न्यायाधीश होंगे। क्लियर। चलो भी, उच्चतम न्यायालय ने कॉलेजियम में वृद्धि करते हुए कहा कि उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश की नियुक्ति है उसके लिए कॉलेजियम 1+4 का होगा, एक मुख्य न्यायाधीश प्लस 4 अन्य न्यायाधीश है उनके परामर्श से होगा। क्लियर। चलो भाई, राष्ट्रपति को कॉलेजियम की जो अपन कह सकते हैं सलाह है, या फिर 4+1 न्यायाधीश है वो सलाह देंगे, वो सलाह माननी होगी। परंतु 2 ऐसे मानो कि उन 5 में से अगर 2 सदस्य संतुष्ट नहीं है, तो उस व्यवस्था में न्यायाधीश के लिए जो 2 न्यायाधीश संतुष्ट नहीं है उस सलाह से, तो राष्ट्रपति को वो सलाह माननी बाध्यकारी नहीं होगी, राष्ट्रपति वो सलाह माननी बाध्यकारी नहीं होगी। क्लियर। चलो भाई, क्या है, कॉलेजियम व्यवस्था की कमियों को दूर करने के लिए, यानी कि कॉलेजियम व्यवस्था इसमें क्या है कि जैसे न्यायाधीश है वो आपस में ही ऐसे मानो कि इतना बड़ा पद है तो वो आपस में चुन लेते हैं, तो सरकार ने थोड़ा हस्तक्षेप किया और 19वां क्या कह रहा हूँ 99वां संविधान संशोधन और 2015 में लाया गया। इसमें क्या था कि कॉलेजियम की जो कमियां थी उन्हें दूर करने के लिए ऐसे मानो कि कुछ एक बार के बंदे भी होने चाहिए, कॉलेजियम में कुछ एक बार के बंदे भी होने चाहिए। इसलिए क्या किया था कि 99वां संविधान संशोधन है वो 2015 में किया था। इसके तहत एक आयोग का गठन किया था, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, न्यायिक नियुक्ति आयोग। इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे, NJAC, एन नेशनल, जे जुडिशरी, NJA यानी कि अपॉइंटमेंट और C का कमीशन, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। लेकिन वही बात है कि संविधान की जो व्याख्या या संविधान में कौन सा संशोधन होना है या नहीं होना है वो सारा किसके हाथ में है, तो वो सारा तो सुप्रीम कोर्ट के हाथ में। तो सुप्रीम कोर्ट कहेगा, सरकार की तो हम बात मानेंगे ही नहीं। सरकार क्या है, सरकार की तो बात है मानेंगे नहीं। कि एक वो पान सिंह तोमर फिल्म, तो उसमें क्या क्या कहता है कि डायलॉग है ऐसा कि याद नहीं आ रहा, कि वो सरकार को चोर, नेताओं को चोर बताता है और फौजियों को सच्चा देश सेवक बताता है। कि वो फौज में होता है, आर्मी में होता है, तो उसे बंदूक चलाने का मौका मिलता है या बंदूक चलानी सिखा रहे थे, तो उसने निशाना लगाया और फेर कर दिया कि तूने फर्स्ट दिन, पहले दिन इतना अच्छा निशाना कैसे लगा लिया। जो पान सिंह तोमर बोले कि हमारा मामा बागी है, यानी कि मेरे मामा बागी है और उनके पास बंदूकें हैं,
तो वो अधिकारी थे, अधिकारी ने पूछा कि बागी यानी कि डकैत? जज ने बोला डकैत ना बागी, बागी और डकैत तो एक ही होते हैं। अधिकारी ने कहा कि एक नहीं होते, पार्लियामेंट में तो डकैत बैठते हैं और बीडो में बागी पाए जाते हैं। क्या नेताओं के बारे में तुम्हारा क्या सोचना है? नेता का चोर है, सारे चोर है। तो यहाँ पर जो कॉलेजियम व्यवस्था है, कॉलेजियम व्यवस्था को या कॉलेजियम व्यवस्था में सुधार लाने के लिए क्या किया गया था? 99वां संविधान संशोधन, इसके तहत और राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन किया गया था, NJAC, NJ नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन। लेकिन वही बात है, सुप्रीम कोर्ट के सारा हाथ में है, न्यायपालिका के हाथ में, इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया। यानी कि जो सरकार है, सरकार क्या न करे, हस्तक्षेप न करे, हमें अपनी जिंदगी जीने दे। चलो भाई, आगे क्या है कि उच्चतम न्यायालय है, उसके न्यायाधीश है, उसके न्यायाधीशों की कोई योग्यता है या नहीं, तो वो योग्यता डिफाइन की गई है। योग्यता क्या है कि कम से कम तो वो भारत के नागरिक होना चाहिए। जो भारत में 5 तरीके हैं नागरिकता ग्रहण करने के, उनके आधार पर भारत का नागरिक होना चाहिए। क्लियर? उसके अलावा हाई कोर्ट में न्यायाधीश रहो कम से कम 5 वर्ष तक, या हाई कोर्ट में न्यायाधीश रहो 5 वर्ष तक, या फिर हाई कोर्ट में जज रहा हो कितने वर्ष तक? 5 दूने 10 वर्ष तक, या फिर कोई कानून का विशेष जानकार, कोई बड़ा जानकार हो कानून का। अब कानून का कैसा जानकार, तो ये राष्ट्रपति डिसाइड करेंगे राष्ट्रपति के अनुसार। और मिनिमम एज नहीं दे रखी है कि कै साल का लड़का होगा, कितनी पढ़ाई की होगी, ऐसा नहीं है। चलो अभी क्या है कि भारत का नागरिक हो कम से कम, उसके अलावा कम से कम 5 वर्ष, और जो हाई कोर्ट है उसमें न्यायाधीश के पद पे रहा हो, या 10 वर्ष, कम से कम 10 वर्ष भारत के किसी हाई कोर्ट, ये भारत का ही है, बाहर का नहीं है, भारत के किसी हाई कोर्ट में क्या रहा हो? वकील रहा हो, या राष्ट्रपति की नजर में और कानून का अच्छा जानकार हो। कौन हो तो वो पता नहीं, कौन हो, कितना पढ़ा हो, ये कहीं पर नहीं लिखा है। क्लियर? कार्यकाल है तो किसी का 5 साल होता है कार्यकाल, किसी का 10 साल होता है, लेकिन न्यायाधीश में ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश में ऐसा कुछ नहीं, ये एक टाइप से नौकरी है। नौकरी में जैसे कि 60 साल की उम्र में रिटायरमेंट होता है, 60 साल की उम्र में रिटायरमेंट होता है सामान्य नौकरियों में, लेकिन इसमें ऐसा 5 साल बढ़ा दिया गया, इसे 5 साल बढ़ा दिया गया, और 65 साल की उम्र में रिटायरमेंट होगा। कार्यकाल फिक्स है, 65 साल उम्र होनी चाहिए। अगर कोई 64 साल की उम्र में कोई व्यक्ति जो न्यायाधीश बना है, तो वो 65 साल की उम्र में और अपने आप क्या हो जाएगा, अपने आप उसे पद छोड़ना पड़ेगा, या कार्यकाल उसका पूरा हो जाएगा, सेवानिवृत्त हो जाएगा। ये इससे संबंधित, कार्यकाल से संबंधित अगर कोई नियम कानून बनाने हो तो वो कौन बनाएगी? संसद बनाएगी। शपथ व त्याग पत्र, शपथ और त्याग पत्र, शपथ कौन दिलाएगा? तो राष्ट्रपति। त्याग पत्र किसे देंगे? ये तो राष्ट्रपति को संबोधित करके। क्लियर? चलो भाई, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों को पद से हटाने की, पहले कार्यकाल वगैरह पे चर्चा होगी, अब पद से हटाने की प्रक्रिया देख लेते हैं। पद से हटाने की मूल संविधान में क्या है? मूल संविधान में तो कोई जिक्र नहीं था, मूल संविधान में कोई जिक्र नहीं था, लेकिन 1968 में और 1968 में अधिनियम लाया गया और 1969 में नियम लाए गए। यानी कि पहले तो हटाने की जो जांच है, जांच अधिनियम लाया गया। 1968 में क्या किया गया कि जांच अधिनियम लाया गया राष्ट्रपति को हटाने के लिए, और उस जांच अधिनियम के नियम हैं वो कब लाए गए? 1969 में लाए गए। अब मूल संविधान में महाभियोग केवल राष्ट्रपति के लिए यूज हुआ है, लेकिन जो मुख्य न्यायाधीश है सुप्रीम कोर्ट का, या फिर न्यायाधीश है सुप्रीम कोर्ट के SC के या सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को और हटाने की प्रक्रिया है, उसे भी महाभियोग कहते हैं। लेकिन ये मूल संविधान में नहीं लिखी है, ये 1968 का जो जांच अधिनियम है उसमें महाभियोग शब्द का क्या किया गया है? प्रयोग किया गया है, जिक्र किया गया है। क्लियर? और 1969 में क्या लाए गए? नियम वगैरह लाए गए। हटाने का संबंधित कारण
हटाने का संबंध बिल्कुल ही सिंपल है। एक मिनट, फोन आ गया, एक मिनट। हेलो, क्लास में हूँ, बाद में फोन करूँ। इसे थोड़ा सा एरोप्लेन ही उड़ा दें, इसकी एरोप्लेन उड़ा दे। चलो भाई, कहाँ पर थे? हटाने का कारण, हटाने का बिल्कुल ही सिंपल कारण है संविधान का अतिक्रमण, दुरुपयोग या फिर अक्षमता। संविधान के पे अतिक्रमण करने लगे, दुरुपयोग करने लगे या फिर अक्षमता। इसके लिए चलो भी अलग से समझा देता हूं। इसके लिए क्या होगा कि लोकसभा, दो सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। अब अपने को क्या करना है? अब अपने को जो न्यायाधीश है उसको हटाना है। ऐसे मान लो कि ये जो न्यायाधीश है उन्होंने क्या किया है? संविधान का दुरुपयोग किया है, अपने पद का क्या किया है? दुरुपयोग किया है। तो कम से कम और 100 बंदे तो जो अपन कह सकते हैं हटाने के लिए प्रक्रिया शुरू करेंगे, उसके लिए अनुमोदन रखेंगे, उस पे कम से कम 100 बंदे तो, अगर लोकसभा में शुरू कर रहे हैं तो लोकसभा में 100 बंदों के हस्ताक्षर होने चाहिए। अगर हटाने की प्रक्रिया और राज्यसभा में शुरू कर रहे हैं तो 50 बंदों के हस्ताक्षर होने चाहिए। ये राज्यसभा के सदस्य होने चाहिए, यानी कि 50 सदस्य तो राज्यसभा से होने चाहिए अगर राज्यसभा से शुरू कर रहे हैं हटाने की प्रक्रिया। और वही प्रक्रिया अगर लोकसभा से शुरू कर रहे हैं तो कम से कम 100 बंदे चाहिए। क्लियर? प्रस्ताव पे साइन करेंगे 100 बंदे, प्रस्ताव पे साइन करेंगे 100 बंदे अगर लोकसभा से प्रक्रिया शुरू करें। अगर राज्यसभा से शुरू करें तो 50 बंदे प्रस्ताव पे क्या करेंगे? साइन करेंगे। क्लियर हो गया? अब प्रस्ताव ऐसे मान लो कि लोकसभा से प्रक्रिया शुरू की है तो प्रस्ताव किसके पास जाएगा? लोकसभा अध्यक्ष के पास जाएगा। अगर मान लीजिए कि प्रस्ताव या प्रक्रिया कहां से शुरू करी है? राज्यसभा से शुरू किया है, तो प्रस्ताव सभापति के पास जाएगा, सभापति के पास जाएगा। अब अध्यक्ष या सभापति के पास ये पावर है कि वो उस प्रस्ताव को ऐसे मान लो कि स्वीकार नहीं करेंगे या स्वीकार कर सकते हैं। अगर मान लीजिए सभापति या फिर अध्यक्ष किसी भी सदन से शुरू की हो प्रक्रिया, अगर इन्होंने अस्वीकार कर लिया तो वो वहीं पर रुक जाएगी प्रक्रिया। क्लियर? स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं दोनों, यानी कि किसी भी सदन से शुरू करो और स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। मान लीजिए स्वीकार कर लिया तो स्वीकार कर लिया तो उसके लिए एक 3 सदस्यीय कमेटी का गठन होगा। 3 सदस्यीय कमेटी का गठन होगा जांच करने के लिए। 3 सदस्यीय जांच कमेटी या 3 सदस्यीय जांच कमेटी का क्या होगा? गठन होगा। 3 सदस्यीय जांच कमेटी का गठन होगा। क्लियर? 3 सदस्य कौन कौन होंगे? ऐसे मानो कि 3 सदस्य, एक तो होगा सुप्रीम कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से मुख्य न्यायाधीश। अगर मानो कि मुख्य न्यायाधीश को ही हटाना है तो सबसे, या फिर अगर मान लो कि मुख्य न्यायाधीश को ही हटाना है तो अन्य 33 में से कोई भी न्यायाधीश हो सकता है। क्लियर? उसके अलावा हाई कोर्ट, कोई भी हाई कोर्ट, भारत के किसी भी हाई कोर्ट का क्या एक होगा? मुख्य न्यायाधीश। उसके अलावा तीसरा होगा, पहला बंदा होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा कानून का जानकार। किसकी नजर में? तो वो राष्ट्रपति की नजर में। क्लियर? अब क्या होगी? अब लोकसभा या फिर राज्यसभा से हटाने की प्रक्रिया होगी। किसी में भी पहले प्रक्रिया शुरू हो सकती है। ऐसे मानो कि लोकसभा में प्रक्रिया शुरू हो गई तो उसके लिए विशेष बहुमत से प्रस्ताव पास होना चाहिए। विशेष बहुमत यूमिन। विशेष बहुमत में 2 चीज होती है, एक तो उपस्थित सदस्यों का 2/3 बहुमत उपस्थित सदस्यों का, या फिर कुल सदस्यों का पूर्ण बहुमत। क्लियर?
अगर मान लीजिए विशेष बहुमत से और लोकसभा से प्रस्ताव पारित हो गया तो अब जाएगा दूसरे सदन में। अगर राज्यसभा से शुरू कर रहे हो तो लोकसभा में जाएगा, लोकसभा से शुरू कर रहे हो तो राज्यसभा में जाएगा। यहां पर भी विशेष बहुमत चाहिए, यहां पर भी क्या चाहिए, विशेष बहुमत चाहिए, बहुमत चाहिए। अगर विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित हो गया तो न्यायाधीश महोदय को अपना पद छोड़ना पड़ेगा। उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। चलो भाई, हाँ, दुरुपयोग। चलो भाई, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, परंतु लोकसभा में 100 सदस्य व राज्यसभा में 50 सदस्यों के हस्ताक्षर क्या है, जरूरी है या फिर अनिवार्य है। क्लियर। संबंधित सदन का अध्यक्ष अगर लोकसभा से हो तो अध्यक्ष, लोकसभा से हो तो अध्यक्ष, राज्यसभा से हो तो सभापति प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। क्लियर। चलो भाई, प्रस्ताव को स्वीकार, ऐसे मानो कि अस्वीकार कर दिया तो अस्वीकार करते ही वहीं पर प्रक्रिया रुक जाएगी। स्वीकार कर लिया तो 3 सदस्य और कमेटी बैठेगी, 3 सदस्यों की जांच कमेटी। जांच कमेटी में कौन सा होगा, पहला तो सुप्रीम कोर्ट का और मुख्य न्यायाधीश। क्लियर। अगर मुख्य न्यायाधीश न हो तो सुप्रीम कोर्ट का कोई अन्य न्यायाधीश, 33 में से कोई हो सकता है, 33 में से कोई हो सकता है। क्लियर। भारत के किसी हाई कोर्ट, ऐसे मानो कि राजस्थान से ले लिया अपने जोधपुर हाई कोर्ट के, ऐसे मानो कि मुख्य न्यायाधीश, चंडीगढ़ के ले सकते हैं, किसी इलाहाबाद हाई कोर्ट के ले सकते हैं, किसी के भी, और एक कानून का जानकार। अगर पहले सदन से बहुमत, विशेष बहुमत से पास हो गया प्रस्ताव, दूसरे सदन से विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित हो गया, तो उस स्थिति में न्यायाधीश को क्या करना पड़ेगा, पद छोड़ना पड़ेगा। क्लियर। अब आर्टिकल 125, ये आर्टिकल 124 ही चल रहा था और इतनी देर लग गई। अब आर्टिकल 125 से आर्टिकल 147, इनमें कोई ज्यादा वो तो वाली बात नहीं है, 124 ही था मैन। क्लियर। चलो भाई, आग और तो दुखगी, अब बात करांगा तीसरी। आर्टिकल 125, आर्टिकल 125 में पैसे 25 पैसे, कितने पैसे, तो पैसे 2,80,000 और 2,50,000, ऐसे याद रखो कि 25, आर्टिकल 125 ये आपको याद रखना है। पैसे कितने, तो पैसे वही 25 यानी कि 2,50,000। आर्टिकल 125 न्यायाधीश, जो उच्चतम न्यायालय है उसके न्यायाधीश का वेतन 2,50,000 होगा, सामान्य न्यायाधीश का। जो अन्य न्यायाधीश है 33 है उनका। मुख्य न्यायाधीश है तो मुख्य न्यायाधीश थोड़ा सा बड़ा पद है तो 30,000 रुपये बढ़ जाएंगे, 2,80,000। क्लियर। मुख्य न्यायाधीश का कितना होगा वेतन, बिल्कुल सिंपल है, 2,80,000, और अन्य न्यायाधीश 33 है उनका 2,50,000, बिल्कुल सिंपल है। पेंशन की बात करें तो पेंशन लास्ट वेतन का 50%, पेंशन लास्ट वेतन का 50%। अब वेतन को कार्यकाल के दौरान कम किया जा सकता है क्या, या परिवर्तन किया जा सकता है क्या, परिवर्तन किया जा सकता है, लेकिन पैसे कम नहीं किया जा सकते, ज्यादा ही किए जा सकते हैं। क्लियर। अब कुछ चीज वही बात है पीछे आ गई, लेकिन अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। इनका वेतन किस पे वारित होता है, संचित निधि पे, संचित निधि पे वेतन वारित होता है। और इनसे संबंधित कौन नियम कानून बना सकता है, तो इनसे संबंधित, वेतन से संबंधित, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन से संबंधित और संसद कानून बना सकती है, संसद कानून बना सकती है। ये मोटा मोटी बात हो गई। आर्टिकल 126 कार्यकारी मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति या मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। कार्यकारी यानी कि कार्यवाहक, अगर मान लीजिए कि कम पड़ जाए, जो उच्चतम न्यायालय में क्या कम पड़ जाए, न्यायाधीश कम पड़ जाए, तो उसके स्थान पर और कार्यवाहक न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सकती है। क्या भारत के मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त होने पर राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय की, यहाँ पर थोड़ी सी क्या हो गया कि ऐसी बात है कि मुख्य न्यायाधीश, हाँ तो पूरा नहीं पढ़ा, हाँ, कार्यकारी यानी कि कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश। ऐसे मानो कि जो भारत का मुख्य न्यायाधीश है, भारत का
मुख्य न्यायाधीश है उसका पद रिक्त हो गया, क्या हो गया, पद रिक्त हो गया। तो उस स्थिति में और 33 में से और एक न्यायाधीश को क्या कर लेंगे, कार्यवाहक न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर लेंगे। आर्टिकल 126 क्या है, ये मोटा मोटी ऊपर वाला ही याद रख लेना। 125 में क्या है कि 25 में पैसे वेतन किस पे जो भारित होंगे, तो ये संचित निधि पे। नियम कौन बनाएगा, तो इससे संबंधित संसद नियम बनाएगी। मुख्य न्यायाधीश के 2,80,000, अन्य न्यायाधीशों के 2,50,000। क्लियर। अनुसूची 2 में इनका विवरण है। पेंशन होगी वो 50% होगी। आर्टिकल 126 में क्या है, मुख्य न्यायाधीश है उसकी जगह पर कार्यवाहक न्यायाधीशों की नियुक्ति। नियुक्ति कैसे होगी, तो नियुक्ति सिंपल होगी। नियुक्ति कौन करेगा, तो नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। राष्ट्रपति द्वारा 33 में से किसी अन्य न्यायाधीश को, 33 में से किसी भी न्यायाधीश को, और मुख्य न्यायाधीश है उसकी जगह चुन सकता है। ऐसे मानो कि बीमार हो गया, कोई और कारण हो गया तो चुन सकता है। क्लियर। उसके अलावा आर्टिकल 127, ये आर्टिकल 127 में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गई थी पीछे। तद्रव न्यायाधीशों की नियुक्ति, इसमें क्या है कि यदि सुप्रीम कोर्ट में वो न्यायाधीशों की कमी चल रही है, तो उसके स्थान पर, और कमी चल रही है यानी कि कम, ऐसे मानो कि 33 में से और 30 ही न्यायाधीश उपस्थित है, तो उनके स्थान पर 3 न्यायाधीश उनके बराबर योग्यता के, जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है या अन्य न्यायाधीश है उनके बराबर योग्यता के, और 3 न्यायाधीश को बाहर से लाया जा सकता है। उनकी बराबर योग्यता होनी चाहिए। अगर भारत के किसी भी कोर्ट से ला सकते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट से लाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है उससे नियुक्ति लेनी अनिवार्य है। यदि उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की कमी चल रही है या कमी चल रही हो, तो उस स्थिति में और भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के बराबर योग्यता रखने वाले न्यायाधीशों की नियुक्ति उच्चतम न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों के रूप में की जा सकती है। ऐसा मान लो कि एक अस्थायी न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति की जा सकती है। एक नोट लगा के लिखो, यदि उच्च न्यायालय यानी कि हाईकोर्ट से अगर किसी न्यायाधीश को हायर करें, बुलाएं, तो उस स्थिति में जो हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश है उसकी सहमति लेनी अनिवार्य है। क्लियर। 128 में है सेवानिवृत्ति। यानी कि जो 65 साल उम्र पूरी कर गए, अपना कार्यकाल पूरे कर गए जो न्यायाधीश है, उन्हें 2 साल के लिए और नियुक्त किया जा सकता है। क्यों नियुक्त किया जा सकता है, तो वही बात है, अगर काम का लोड ज्यादा हो तो उस स्थिति में। क्लियर। उच्चतम न्यायालय में कार्य अधिक होने पर, काम का लोड अधिक होने पर, मुख्य न्यायाधीश द्वारा राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से, जो भारत का मुख्य न्यायाधीश है वो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति यानी कि पहले से पूर्व अनुमति लेके और सेवानिवृत्त जो न्यायाधीश है उन्हें उच्चतम न्यायालय में नियुक्त कर सकता है। क्लियर। भारत के किसी भी न्यायालय के और सेवानिवृत्त न्यायाधीश है उन्हें नियुक्त कर सकता है। क्लियर। जो सेवानिवृत्त पद, ऐसे मानो कि अपना कार्यकाल पूरा कर गए, तो उन्हें क्या कर सकता है, नियुक्त कर सकता है। उनके पैसे यानी कि उनका वेतन तो नहीं कह सकते, मानदेय, वेतन तो नहीं कह सकते, लेकिन कुछ एक पैसे देंगे, उन्हें मानदेय देंगे, तो उनका मानदेय राष्ट्रपति डिसाइड करेगा। उनका कार्यकाल मात्र 2 वर्ष का होगा, 2 वर्ष से अधिक नहीं रह सकते, 2 वर्ष से अधिक नहीं रह सकते। और न ही उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश, क्या उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश ये पद नाम भी यूज नहीं कर सकते, ये पद नाम भी यूज नहीं कर सकते। लेकिन उनकी जो शक्तियां हैं वो न्यायाधीश के बराबर ही होगी। 2 साल तक रह सकते हैं, वेतन होगा या फिर मानदेय होगा वो राष्ट्रपति महोदय डिसाइड करेंगे। राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से जो अपने मुख्य न्यायाधीश है भारत के, वो इन्हें नियुक्त करेंगे। एक नोट लगा के लिखो, जो ऐसे मानो कि कोई हाईकोर्ट नहीं, सुप्रीम कोर्ट में, और क्या रह गया, सुप्रीम कोर्ट में ऐसे मानो कि न्यायाधीश रह चुका है और उसका कार्यकाल पूरा हो गया, सेवानिवृत्त हो गया। क्लियर। ऐसे मानो कि क्या है कि उच्चतम न्यायालय का कोई सेवानिवृत्त न्यायाधीश भारत के किसी भी न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट का ऐसे मानो कि न्यायाधीश रह गया, तो वो भारत के किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, ऐसे मानो कि सुप्रीम कोर्ट इतना बड़ा कोर्ट है और उसमें उसने वकालत कर ली, उस न्यायाधीश महोदय ने वकालत कर ली,
तो वो निचले जो ऐसे मानो कि हाई कोर्ट हो गया, लोअर कोर्ट हो गया, उसमें काम नहीं कर सकता, वकालत नहीं कर सकता। यानी कि नीचे से ऊपर जा सकता है, ऊपर से नीचे नहीं आ सकता, ये ध्यान रखना। क्लियर? ऊपर से नीचे नहीं, सुप्रीम कोर्ट से और हाई कोर्ट है या फिर लोअर कोर्ट है उनमें नहीं आएगा। अब नोट लगा के लिख लो। आर्टिकल 129, आर्टिकल 129 में दो चीज हैं, एक तो अभिलेख न्यायालय और दूसरी है न्यायालय की अवमानना। अभिलेख यानी कि जैसे अपन हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें अभिलेख पढ़ते हैं। अभिलेख यानी कि कोई लिखी हुई चीज, किसी पत्थर वगैरह पे लिखी हुई चीज शिलालेख होगी, और उसके अलावा जैसे तांबे के पत्थर पे लिखा हुआ ताम्र पत्र हो गया, कोई अभिलेख। यानी कि जैसे मानो कि सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ा न्यायालय है भारत का, उसने कोई निर्णय सुना दिया तो उस निर्णय को क्या कर लेंगे, लिख लेंगे। जैसे कि एक मामले में किसी को मृत्युदंड सुना दिया, मृत्युदंड सुना दिया, तो ये लिख लिया कि इस मामले में इस व्यक्ति को मृत्युदंड सुनाया गया है, तो ये बात नोट होगी। और सुप्रीम कोर्ट ने सुना दिया, सुप्रीम कोर्ट से जितने भी जैसे हाई कोर्ट हो गया, लोअर कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया, ये जितने भी निचले न्यायालय हैं उनको ये बात माननी पड़ेगी कि सेम मुकदमे में सेम सजा सुनानी होगी। ये क्या है, अभिलेख हो गया, एक अभिलेख के रूप में हो गया। क्लियर? अभिलेख न्यायालय। उच्चतम न्यायालय के निर्णयों को भारत के सभी न्यायालयों द्वारा अभिलेख के रूप में, अभिलेख यानी कि एक रिकॉर्ड बना लिया गया, और सेम यानी कि उच्चतम न्यायालय ने जो सजा सुना दी वही सेम सजा ये निचले न्यायालय सुनाएंगे। क्लियर? उसके अलावा दूसरी चीज है न्यायालय की अवमानना। पहला तो है अभिलेख न्यायालय और दूसरी है न्यायालय की अवमानना, यानी कि न्यायालय की बात नहीं मानना, उनकी बेइज्जती करना, उन्हें नीचा दिखाना। न्यायालय की अवमानना में दो चीज आती है, एक तो दीवानी और एक आपराधिक। दो मामले होते हैं, पहले तो सिविल, दूसरे क्रिमिनल, या हिंदी में कह सकते हैं दीवानी और आपराधिक। क्लियर? दीवानी में क्या आएगा, दीवानी में ऐसे मानो कि कोई नॉर्मल बात है, आज्ञा नहीं मानना, कोई नियम वगैरह, कोई कानून वगैरह सुप्रीम कोर्ट का नहीं मानना, नॉर्मल बात है, न्यायालय आज नहीं तो कल भूल जाएगा। लेकिन आपराधिक में क्या होगा, और मामले जितने भी आपराधिक, उनमें तो खून खराब होगा, लेकिन इसमें खून खराबा नहीं होगा। इसमें क्या होगा कि ऐसे मानो कि कोई सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंसर है, तो वो न्यायालय के बार बार खिलाफ बोल रहा है, न्यायालय के खिलाफ वीडियो बना रहा है कि न्यायपालिका बिक चुकी है, ये, तो वो आपराधिक में आएंगे। उसके अलावा जैसे कोई पत्रकार हो गया, पत्रकार क्या कर रहा है, बार बार न्यायालय के विरोध में, और जो अपन कह सकते हैं पत्रकारिता कर रहा है या न्यूज छाप रहा है न्यायालय के विरोध में, तो वो क्या आएंगे, वो आएंगे आपराधिक में। अब जो ऐसे मानो कि सामान्य मामले हैं, जो सिविल मामले, उनमें तो कुछ सजा वगैरह का प्रावधान नहीं है, न्यायालय जो नजरअंदाज कर देगा। लेकिन आपराधिक मामलों में न्यायालय 6 माह है और 2000, 6 माह है या 2000 का जुर्माना लगा सकता है, या दोनों। क्या है, आपराधिक मामलों में दंड और जुर्माना, 6 माह की सजा या 2000 जुर्माना, या दोनों। क्लियर? आर्टिकल 129 क्लियर। आर्टिकल 130, उच्चतम न्यायालय का आसन। अब कहते हैं ना कि पुत्र जी आसन ग्रहण करो, बच्चे आसन ग्रहण करो। आसन यानी कि स्थान कहां पर होगा, ब्रैकेट में लिख रखा है स्थान। तो उच्चतम न्यायालय का आर्टिकल 130 के तहत स्थान दिल्ली होगा, भारत का दिल्ली होगा। लेकिन मुख्य न्यायाधीश अन्य स्थानों पर भी जो उच्चतम न्यायालय है उसकी पीठ स्थापित कर सकता है। जैसे कि ऐसे मानो कि साउथ में, और साउथ के लोग अगर दिल्ली आए तो उन्हें परेशानी होगी, तो एक सहायक पीठ साउथ में स्थापित करती तो कर सकता है। क्लियर? क्या है, भारतीय संविधान के अनुसार या आर्टिकल 130 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय का स्थान होगा दिल्ली। क्लियर? राष्ट्रपति के अनुमोदन से भारत का मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति का अनुमोदन जरूर है, यह आया हुआ क्वेश्चन है। क्लियर? राष्ट्रपति के अनुमोदन से भारत का मुख्य न्यायाधीश संघ के या भारत के किसी अन्य स्थान पर उसकी सहायक पीठ स्थापित कर सकता है, लेकिन अभी तक की नहीं, अभी तक दिल्ली में ही है। आर्टिकल 131, इसमें क्षेत्राधिकार है। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि मौलिक क्षेत्राधिकार किस अनुच्छेद में, तो मौलिक या प्रारंभिक क्षेत्राधिकार आर्टिकल
131 में है। ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है कि मौलिक या प्रारंभिक क्षेत्राधिकार किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 131। यानी कि उच्चतम न्यायालय है वो कुछ विवादों की सुनवाई स्वयं से करेगा। जैसे पहला हो गया कि राज्य और राज्य, जैसे राजस्थान और हरियाणा के बीच में कोई विवाद हो गया, या फिर गुजरात और राजस्थान के बीच, ऐसे मानो कि आबू को लेके विवाद हो गया, सिरोही को लेके विवाद हो गया, तो उससे संबंधित मामले न तो गुजरात के हाईकोर्ट में सुने जाएंगे और न ही राजस्थान जोधपुर हाईकोर्ट में सुने जाएंगे। उससे संबंधित मामलों की सुनवाई कहां पर की जाएगी? हाईकोर्ट, जो सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में पहला तो कोई राज्य वर्सेज राज्य का मामला हो, पहला। दूसरा, ऐसे मानो कि केंद्र या फिर संघ सरकार, संघ या फिर राज्य वर्सेज राज्य हो गया पहला, संघ और राज्य के बीच में अगर कोई मामला हो गया, तो उस स्थिति में संघ यानी कि कोई भारत सरकार है और राजस्थान सरकार के बीच में ऐसा मानो कोई टैक्स वगैरह कुछ भी ऐसे मामला हो गया, तो उनकी सीधी सुनवाई कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा। क्लियर? ऐसे मानो कि तीसरी कंडीशन में ऐसे मानो कि राज्य और संघ तो एक तरफ है, केंद्र तो एक तरफ है, और उनके विपक्ष में और अन्य राज्य हैं, तो इससे संबंधित मामलों की सुनवाई कौन करेगा? तो सीधा सुप्रीम कोर्ट। ये लिख लो, राज्य बनाम राज्य वर्सेस राज्य का कोई मुकदमा हो, या फिर भारत बनाम भारत संघ बनाम और राज्य का मुकदमा हो, मामला हो, वाद हो, या फिर भारत संघ प्लस कर सकते हो यहाँ पर एक, हाँ, भारत संघ प्लस राज्य, कोई भारत संघ और राज्य एक तरफ हो और उनके विपक्ष में अन्य राज्य हो। क्लियर? चलो भाई, आर्टिकल 131 कंप्लीट है। इसमें क्या लिख रखी है? मौलिक या प्रारंभिक क्षेत्राधिकार लिख रखे हैं। अब आर्टिकल 31 हो गया, 32, 33, 34। 32, 33, 34 इसमें आपको बिल्कुल ही सिंपल अगर तरीके से पढ़ना है तो 32 में तो आप ऐसे याद रखना कि संविधान से संबंधित है, संवैधानिक क्षेत्राधिकार, अधिकारी या अधिकारिता भी आती है, अधिकार, क्षेत्राधिकार। 132 और 133 है, 132, 133 और 101 मिनट। 132 में संवैधानिक, 133 और 134। 133 में आ गया सिविल, और 134 में आ गया आपराधिक, आपराधिक। ये चीज ध्यान रखनी है। 132 में यानी कि संविधान से संबंधित कोई मामला हो, संविधान की व्याख्या करनी हो, तो 132 में आएगा। 133 में सिविल, जैसे कोई जनहित में कोई व्याख्या करनी हो सुप्रीम कोर्ट द्वारा, वो आएगा। और 134 में अगर किसी मामले में और 10 वर्ष से अधिक सजा सुना दी हो, तो कोई बंदा आपराधिक हो गया, कोई बंदा सुप्रीम कोर्ट में अपनी अपील दायर कर सकता है। चलो भाई, ये लिख लो पहले, आर्टिकल 132 से 33 और 134 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट की या सुप्रीम कोर्ट का अपीलीय क्षेत्राधिकार अधिकृत है, यानी कि अपीलीय क्षेत्राधिकार है। क्लियर? अपील कर सकते हैं। आर्टिकल 132 में तो कोई ऐसे मानो कि सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है संविधान से रिलेटेड मामले में। 33 में सिविल यानी कोई जनहित संबंधी मामला हो गया उसमें, और 34 में अगर किसी बंदे को 10 वर्ष से अधिक सजा सुना दी हो, तो उस स्थिति में हाईकोर्ट में क्या कर सकता है? अपील कर सकता है। 1 मिनट सेल चालू कर लूँ अगर जरूरत पड़ गई तो। चलो भाई, आर्टिकल 132 लिखो, उच्चतम न्यायालय का कुछ मामलों में उच्च न्यायालयों से अपील के मामले में अपीलीय क्षेत्राधिकार। सर समझ में नहीं है, ये समझ में नहीं है तो एच चीज लिख लेना, अब समझ में आएगा। अब क्या है कि उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय देते हुए विधि की व्याख्या संबंधी प्रमाण पत्र हो। ऐसे समझो कि कोई मामला हो गया, उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट उसमें क्या कर रहा है कि मामला सुनवाई कर रहा है उस मामले की, तो उसमें कानून की कोई व्याख्या से संबंधित मामला हो तो हाई कोर्ट एक प्रमाण पत्र बना के देगा बंदे को, और उस प्रमाण पत्र के आधार पे क्या कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट में, उच्चतम न्यायालय में अपील की जा सकती है। सिंपल हो गया। अब आर्टिकल 133
सिविल मामलों में क्षेत्राधिकार या अपीलीय क्षेत्राधिकार क्या है कि संविधान की व्याख्या से संबंधित लोक हित का कोई मामला हो तो उससे संबंधित अपील की जा सकती है। कहां पर? सुप्रीम कोर्ट में। चलो भी, आर्टिकल 134 आपराधिक मामलों में अपीलीय क्षेत्राधिकार। आपराधिक मामलों में अपील की जा सकती है यदि कोई मामले में 10 वर्ष से अधिक सजा मिली हो तो वो पहले हाई कोर्ट में, ऐसे मानो कि किसी लोअर कोर्ट ने सुनाई हो, निचले न्यायालय ने सुनाई हो लोअर कोर्ट ने, तो पहले हाई कोर्ट में जाएगा, फिर वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। उच्चतम न्यायालय अपील के लिए प्रमाण पत्र बना के देगा, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। क्लियर? अब आर्टिकल 135। आर्टिकल 135 बिल्कुल ही सिंपल है कि जो संघीय न्यायालय था उसकी सारी शक्तियां किस में होगी? तो उसकी सारी शक्तियां सुप्रीम कोर्ट में होगी, उच्चतम न्यायालय में होगी या फिर सर्वोच्च न्यायालय में होगी। क्लियर? आर्टिकल 136 इसमें है विशेष इजाजत याचिका। क्या है ये? कि उच्चतम न्यायालय भारत के किसी न्यायालय के निर्णय व आदेश के विरुद्ध अपील करने की अनुमति दे सकता है। ये स्पेशल, ऐसे मानो कि पिटीशन है, स्पेशल याचिका है। इसमें क्या है कि उच्चतम न्यायालय को ये अधिकार है कि भारत के किसी भी न्यायालय के आदेश या फिर जो अपन कह सकते हैं आदेश हो गया या फिर निर्णय हो गया उसके विरुद्ध और अपील करने का क्या कर देता है? अधिकार देता है। क्लियर? आर्टिकल 137। आर्टिकल 137 पीछे पढ़ाए थे, क्या है कि अपनी बात से मुकर सकता है और अपनी बात को परिवर्तित कर सकता है। उच्चतम न्यायालय स्वयं के निर्णयों व आदेश की समीक्षा कर सकता है व उन्हें बदल सकता है, बात से मुकर सकता है। क्लियर? आर्टिकल 138। आर्टिकल ये एसटीज याद करना है, इनमें कोई मोटा मोटी समझने वाली बात नहीं है, समझा रहा हूं तो वो इतना ही काफी है। ये लिख लो, मोटा मोटी लाइन है, 124 के बाद ये मोटा मोटी याद करना है। क्लियर? चलो अभी आर्टिकल 138 क्या कह रहा है? ये अनुच्छेद इतने जरूरी नहीं है लेकिन इनमें लिखी हुई बात है ना, वो बहुत जरूरी है। अब ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि उच्चतम न्यायालय अपने मामलों की और समीक्षा कर सकता है या नहीं कर सकता? उच्चतम न्यायालय अपने मामलों को या फिर अपने निर्णयों को बदल सकता है या नहीं बदल सकता? तो आर्टिकल 137 ये तो इंपॉर्टेंट आर्टिकल रह गया थोड़ा, तो ये तो याद करना पड़ेगा, लेकिन आपको ये रिकॉल रहना चाहिए, दिमाग में रहना चाहिए कि हाँ चेंज कर सकता है। हाँ 136 में कोई ऐसे मान लो कि विशेष इजाजत याचिका दायर कर सकता है या फिर अपील कर सकता है, जैसे जो भारत का कोई भी न्यायालय है उसके निर्णय के खिलाफ है और ऐसे मान लो कि अपील की जा सकती है या फिर सुनाई की अनुमति दे सकता है। क्लियर? चलो भी आर्टिकल 138 संसद द्वारा उच्चतम न्यायालय को और न्यायिक क्षेत्र अधिकार में वृद्धि की जा सकती है। संसद क्या कर सकती है? जो न्यायिक क्षेत्र अधिकार है उसमें उच्चतम न्यायालय के जो क्षेत्र अधिकार है उनमें क्या कर सकती है? वृद्धि कर सकती है। क्लियर? आर्टिकल 139 संसद द्वारा उच्चतम न्यायालय की जो रिट जारी करने की शक्ति है उसमें क्या कर सकती है? जो रिट जारी करने की शक्ति है या विशेषाधिकार है, क्षेत्र अधिकार है, उसमें क्या कर सकती है? वृद्धि कर सकती है। रिट यानी कि न्यायालय जो सुप्रीम कोर्ट है वो 5 प्रकार की रिट जारी करेगा। आर्टिकल 32 में अपन ने पढ़ा था। क्लियर? वही आर्टिकल 32 वाला रिलेट करना है। चलो भाई 39 ये क्या कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय भारत के किसी भी न्यायालय के मामले को अपने पास या तो कि भारत के किसी भी न्यायालय के जो मामला है उसे अपने पास बुला सकता है या फिर भारत के एक न्यायालय से और दूसरे न्यायालय में क्या कर सकता है? स्थानांतरित कर सकता है। चलो भाई आर्टिकल 140। आर्टिकल 140 में उच्चतम न्यायालय की आनुषंगिक शक्तियां क्या है? बिल्कुल ही सिंपल है। संसद द्वारा सर्वोच्च न्यायालय या फिर उच्चतम न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट कह सकते हैं को ऐसी पूरक शक्तियां प्रदान करने का प्रावधान कर सकती है। यानी कि संसद कोई कानून बना के, संसद क्या कर सकती है? कानून बना के और उच्चतम न्यायालय को ऐसी पूरक शक्तियां प्राप्त कर सकती हैं जो संविधान के प्रावधानों के विरुद्ध न हो। पूरक शक्तियां क्या होती है? पूरक शक्तियां ऐसे मानो कि सहायक शक्तियां जैसे कि पूरक सवाल हो गया, पूरक क्वेश्चन हो गया, जैसे कि
कोई बंदा, कोई बच्चा और स्कूल में नहीं आया, कहाँ पर नहीं आया, स्कूल में, तो दूसरे दिन टीचर खड़ा करेगा कि स्कूल में क्यों नहीं आया, तो वो कहेगा मेरा पेट दुख रहा था। पेट दुख रहा था, मेन बात क्या है, मेन सवाल है कि तू स्कूल में क्यों नहीं है, सवाल ये है। लेकिन अब पूरक यानी कि साथ के सवाल सहायक सवाल पूछेगा। पूरक यानी कि स्कूल में क्यों नहीं आया, तो वो कह रहा था मेरे पेट दुख रहा था, क्लियर, पेट दुख रहा था। अब सहायक सवाल पूछने शुरू होंगे ताकि उसकी सच्चाई सामने आए कि किस डॉक्टर से दवाई ली, तुम्हारे माता पिता से बात करूं क्या, या इससे संबंधित सहायक सवाल होंगे। तो ऐसे मानो कि सहायक सवाल समझ लो, क्लियर। पूरक का अर्थ होता है सहायक। तो न्यायालय कानून बना के कुछ, और न्यायालय नहीं, अपन कह सकते हैं संसद कानून बना के और उच्चतम न्यायालय को कुछ सहायक शक्तियां प्रदान कर सकती है, कुछ पूरक शक्तियां प्रदान कर सकती है, लेकिन ये संविधान के किसी भी प्रावधान के विरुद्ध न हो, उल्लंघन न करती हो, क्लियर। आर्टिकल 141, उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा और घोषित कानून भारत के सभी न्यायालयों को लागू होगा, या सभी न्यायालयों को मानना पड़ेगा, सभी न्यायालयों पर क्या होगा, लागू होगा। वही बात है, अगर कोई कानून बना दिया, कोई निर्णय कर दिया, तो वो सेम बात है। अभी नहीं न्यायालय वाली आर्टिकल 129 वाली सी बात है आर्टिकल 131 में, अगर कोई लागू बना दिया या कानून बना दिया तो वो सभी जो न्यायालय है भारत के उन्हें मानना पड़ेगा। आर्टिकल 142 क्या है, कुछ मामलों में उच्चतम न्यायालय स्वयं के आदेशों को क्रियान्वित, यानी कि कुछ मामलों में जैसे स्वयं के आदेश है उन्हें क्रियान्वित यानी कि लागू करवाने के लिए, और जैसे कि अपन कह सकते हैं कार्यपालिका और विधायिका की शक्तियों का क्या कर सकता है, यूज कर सकता है, प्रयोग कर सकता है कुछ मामलों में। कुछ मामलों में जैसे कि पीछे अपन ने काफी उदाहरण भी देखे, जैसे कि अपन न्यायिक सक्रिया वाला काफी उदाहरण देखिए कि अगर न्यायालय ज्यादा एक्टिव हो जाए तो जो सुप्रीम कोर्ट या ज्यादा एक्टिव हो जाए तो जैसे कार्यपालिका या विधायिका उनकी शक्तियां क्या हो जाती हैं, कम पड़ जाती हैं, कम होने लगती हैं। यानी कुछ एक मामलों में, कुछ एक जैसे कि लोक हित के मामले हो गए या फिर स्वास्थ्य के मामले हो गए, और सुप्रीम कोर्ट, मेरा ये मानना है कि अगर इस देश में, अगर भारत संघ में अगर संविधान जीवित है तो वो सुप्रीम कोर्ट के कारण ही है। जैसे आप इलेक्ट्रोल जो बॉन्ड वाला मुद्दा देख सकते हो, या फिर जैसे पीछे मणिपुर में जो घटना हुई उस पर सरकार मौन रही तो उच्चतम न्यायालय ने फटकार लगा दी। उच्चतम न्यायालय स्वतंत्र है, और किसी को भी ये बात तो मानो कि अगर देश में कुछ अनैतिक हो रहा है तो फटकार लगा सकता है, डांट सकता है, क्लियर। चलो भाई, क्रियान्वित यानी कि लागू करवा सकता है। आर्टिकल 143 अच्छी तरीके से समझाया था कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है। कुछ एक मामलों में सलाह देनी बाध्यकारी होगी, कुछ एक मामलों में नहीं देगा। जैसे कि संविधान पूर्व की कोई संधि समझौता हो, अंग्रेजों के टाइम का कोई संधि समझौते के विवाद हो, तो उसमें तो सलाह देनी ही देनी पड़ेगी। बाकी मामलों में कोई जरूरी नहीं, उसको छोड़कर सलाह देनी बाध्यकारी नहीं है, लेकिन इसमें सलाह देनी बाध्यकारी होगी। अब उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गई, यानी कि उच्चतम न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने कोई सलाह दे दी तो वो राष्ट्रपति के लिए माननी भी बाध्यकारी नहीं होगी, क्लियर। ऐसे याद रखना कि सिर्फ एक सलाह देनी बाध्यकारी होगी संविधान से पूर्व, यानी कि अंग्रेजों के टाइम से संबंधित कोई संधि समझौता तो वो सलाह देनी पड़ेगी। आर्टिकल 144 सिविल तथा न्यायिक अधिकारियों का उच्चतम न्यायालय का सहायक होना। जो सिविल है या फिर न्यायिक है, यानी कि जो ऐसे मानो कि कानून से जुड़े हुए या फिर सामान्य अधिकारी हैं, वो क्या होंगे, वो सर्वोच्च न्यायालय है उसके प्रति सहायता करेंगे, सहयोग करेंगे। मेन बात है सहयोग करेंगे। जो सिविल हो गए, न्यायिक अधिकारी हो गए, वो सारे क्या करेंगे, सुप्रीम कोर्ट का सहयोग करेंगे। आर्टिकल 145 उच्चतम न्यायालय को राष्ट्रपति के अनुमोदन से न्यायालय की पद्धति व प्रक्रिया को विनियमित करने संबंधी नियम बनाने का अधिकार। इसमें क्या है, इसमें बिल्कुल ही सिंपल है। एक तो नाम ये रखना याद है कि राष्ट्रपति के अनुमोदन से, और उच्चतम न्यायालय खुद के लिए नियम विनियम बना सकता है, कानून ऐसे मानो कि नियम बना सकता है, इतना ही याद रखना है, क्लियर। चलो भी, राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय को परामर्श, ये है आर्टिकल 143 से,
क्लियर। आर्टिकल 143 में क्या कहा था कि सुप्रीम कोर्ट या फिर राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से परामर्श लेगा, लेकिन वही बात आर्टिकल 145 में विस्तारित की गई है कि राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के या सुप्रीम कोर्ट को परामर्श के लिए निर्देशित किसी मामले की सुनवाई कम से कम और 5 वकील 5 न्यायाधीश की संविधान पीठ द्वारा की जाएगी, वकील नहीं जज। ऐसे मानो कि कोई आर्टिकल 143 से संबंधित मुकदमा हो, आर्टिकल 143 से संबंधित मुकदमा हो तो उसका जिक्र विस्तारित रूप है आर्टिकल 145 में। परामर्श से संबंधित कोई मुकदमा हो तो उसमें 5 न्यायाधीश यानी कि 5 जज की क्या बैठेगी कमेटी, या 5 जज की क्या बैठेगी पीठ बैठेगी और वो निर्णय सुनाएगी। क्लियर। आर्टिकल 146 इसमें क्या है कि उच्चतम न्यायालय के जो पदाधिकारी है सेवक है उनसे संबंधित है, उनके वे संबंधित है। क्लियर। यानी कि उनके पदाधिकारी है, उनकी नियुक्ति, उनके वेतन, उनके भत्ते, उनके वे से संबंधित है और नियम कानून कायदे से संबंधित है। क्लियर। जो सर्वोच्च न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारी हो गए और सेवक हो गए, उनकी नियुक्तियां वेतन भत्ते भारत का मुख्य न्यायाधीश करेगा। यानी कि जो उच्चतम न्यायालय के जो अपन कह सकते हैं सहायक हो गए या फिर सेवक हो गए या फिर अधिकारी हो गए, उनकी नियुक्ति वेतन भत्ते ये डिसाइड कौन करेगा, तो ये मुख्य न्यायाधीश करेंगे। लेकिन ऐसे मानो कि उन अधिकारियों के लिए स्पेशल किसी न्यायाधीश को या फिर स्पेशल किसी को नियुक्त किया गया, तो उस स्थिति में या न्यायालय के किसी अन्य न्यायाधीश या अधिकारी द्वारा की जाएगी जिन्हें इनकी नियुक्ति और वेतन भत्तों के लिए क्या किया है, नियुक्त किया गया है। क्लियर। नोट लगा के लिखो, इनकी नियुक्ति के समय यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग की सलाह या परामर्श करना होगा, संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना होगा। क्लियर। सलाह लेनी होगी। नोट लगा के लिखो, क्या है कि सदस्यों की नियुक्ति एवं नियुक्ति पर संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी का परामर्श अनिवार्य है। चलो भी आर्टिकल 147 बिल्कुल ही सिंपल है। हाँ, आर्टिकल 147 यानी कि व्याख्या। कोई भी ऐसे मानो कि विधि का सारवान पर्सन हो तो उससे संबंधित व्याख्या कहां पर स्थित है, तो अनुच्छेद नहीं, भारत शासन अधिनियम 1935 में लिखित है। यानी कि कोई व्याख्या का मामला हो गया, कोई सारवान यानी कि सार समझ गए, सार से संबंधित कोई प्रश्न हो गया, कोई कानून के सार से संबंधित कोई प्रश्न हो गया, उसकी व्याख्या करनी है, तो वो व्याख्या कहां पर स्थित है, तो भारत शासन अधिनियम 1935 में लिखित है, 1935 में लिखित है। क्लियर। अब मोटा मोटी थोड़ी सी 2-4 बात याद करनी है। अब ये कमेंट करके बताओ, मैंने शुरुआत में बताया था कि जो अपने सुप्रीम कोर्ट है उसकी स्थापना कब हुई, सिंपल सा बता दो। स्थापना 28 जनवरी और 1950। सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो आप कहोगे ईरा लाल या हरिलाल जे कानिया नहीं कानिया न्यायमूर्ति। क्लियर। भारत के पहले न्यायाधीश या उच्चतम न्यायालय या फिर उच्चतम न्यायालय कह सकते हैं, उच्च न्यायालय में भारत के पहले न्यायाधीश 1863 में उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट, कलकत्ता हाई कोर्ट है अंग्रेजों के टाइम का, कलकत्ता हाई कोर्ट में। और भारत के पहले न्यायाधीश कौन बने, तो वो बने पंडित शंभुनाथ। ये थोड़ा सा नाम है डबल लिख दिया, तो ऐसे लिखना पंडित शंभुनाथ 1863 में और कलकत्ता हाई कोर्ट के और पहले भारतीय क्या बने, न्यायाधीश बने। क्लियर। उसके अलावा उच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन है, तो ये है अन्ना चांडी। ये है अपने
डीवाई चंद्रचूड़, ये है अपने पंडित जी, और ये है अन्ना चांडी मैडम जी। क्लियर? ये त्रावणकोर, पहले कलकत्ता केरल कह सकते हो, आज का केरल कह सकते हो, लेकिन उस टाइम का त्रावणकोर से ये संबंधित थी। सर्वोच्च यानी कि सुप्रीम कोर्ट में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो फातिमा बीबी। पूरा नाम है इनका मीरा साहिब फातिमा बीबी। क्लियर? ये है, ये है। अब है कि उच्च न्यायालय में यानी कि हाई कोर्ट में प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश, तो ये लीला सेठ है, हिमाचल प्रदेश से संबंधित है, और ये फातिमा बीबी है, ये आंध्र प्रदेश से संबंधित है। क्लियर? चलो भाई, आज की क्लास कंप्लीट होगी। जो सुप्रीम कोर्ट है वो एक ही क्लास में अपन ने फिनिश कर लिया, कंप्लीट कर लिया। मैं तो ये सोच रहा था कि 2-3 क्लास तो लेंगे, लेकिन वही बात है, ज़्यादा क्लास ज़्यादा टाइम वेस्ट करना। अगर मोटा मोटी समझ में आ रहा है, जो चीज़ लिखा रखी है वो याद कर दो, काफ़ी है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। आर्टिकल 124 पूरा याद होना चाहिए। आर्टिकल 124 से पहले की जो जो बात बताइए वो पूरी याद होनी चाहिए, उसके बाद के भी आर्टिकल याद होने चाहिए, लेकिन खासकर वो ज़्यादातर क्वेश्चन उनमें से पुटअप होते हैं। बाकी मिलते हैं दोस्तों किसी अन्य क्लास में, तब तक के लिए मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद।